Good morning, everyone. So, today we are going to study History Lesson 1, Rise of Nationalism in Europe. Let's begin. At first, starting of the picture, see, there is a painting. नाम क्या है? ड्रीम डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स. सो यही पेंटिंग क्यों दिया है? बहुत सारे पेंटिंग दे सकता था, ये ही पेंटिंग क्यों दिया है? देखो, ये पेंटिंग जो है इसे बनाया था 1848 में फ्रेडरिक सोरेयो ने, जो कि फ्रेंच आर्टिस्ट थे. और ऐसे इन्होंने 4 पेंटिंग्स बनाई थी और उनमें से ये सबसे फेमस पेंटिंग है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. तो ये पेंटिंग इतना फेमस क्यों है, या फिर ये पेंटिंग को तुम्हारे बुक में क्यों दिया है, क्यों फेमस है, इसके बारे में हम देखेंगे. ठीक है, देखो ये पिक्चर को अच्छे से स्टडी करते हैं. पिक्चर में क्या दिख रहा है, पिक्चर में हम क्या क्या देख सकते हैं. पहली चीज़ हम देख सकते हैं, यहाँ पे लोग मार्च करते हुए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग. और क्या देखते हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ के फ्लैग पकड़े हुए हैं और अलग अलग कल्चर के लोग अलग अलग तरह के कपड़े भी पहने हुए हैं. एंड दे आर पेइंग रिस्पेक्ट और पेइंग होमेज टू, यहाँ पे एक स्टैचू है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी. देखो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, हाथ में एक मसाल पकड़ा हुआ है, यहाँ पे एक किताब पकड़ा हुआ है. और क्या देखते हैं पेंटिंग में, यहाँ पे देखो राजा का मुकुट, रानी के, यहाँ पे क्या लिखा है, फाटर नाइट, और यहाँ पे एंजल्स, जीसस वगैरह अपने ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. ओके, तो अब वापस आते हैं टॉपिक में. पेंटिंग तो हमने पढ़ा, तो क्या क्या मीनिंग देता है, क्या क्या चीज़ें हैं इस पेंटिंग में, वो देखते हैं. सी, men and women of all age and social class marching in a long train offering homage to the Statue of Liberty as they pass. Homage का मतलब क्या है? They are paying homage means honor, respect. और ये किसकी तरफ जा रहे हैं? They are marching towards liberty, freedom. फ्रेंच आर्टिस्ट हैं, तो फ्रेंच रिवोल्यूशन से लिबर्टी को एक फीमेल फिगर की तरह रिप्रेजेंट किया गया था. देख पढ़ा होगा लास्ट क्लास में, दैट शी वॉज होल्डिंग एनलाइटमेंट. यहाँ पे एक टॉर्च मसाल पकड़ी हुई है और एक हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन पकड़ी हुई है, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ मैन के लिए राइट था, वुमेन्स के लिए राइट नहीं था. ऑन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द सेटेड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट. एब्सोल्यूटिस्ट यहाँ पे जो दिया है सेटेड, these are settled symbols means remaining part of the despotic rule या फिर despotic power, monarch जो था उसके बारे में दिया है. इन सोरेयोस यूटोपियन विजन, इन सोरेयो, फ्रेडरिक सोरेयो का यूटोपियन विजन. सी, यूटोपिया मीन्स, यूटोपियन का मतलब क्या है, एक आइडियल सोसाइटी जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती. देखो दुनिया में आइडियल चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, दे आर लाइकली टू एग्जिस्ट मीन्स ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना दुनिया में सारे लोग अच्छे हो जाएं. सो इट इज़ ए यूटोपियन विजन, इमेजिनरी, ओके, कि ऐसे हो. और यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने अपने फ्लैग पकड़े हुए जा रहे हैं. तो लीड में सबसे पहले कौन जा रहा है, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद फ्रांस. देन देखो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत से कंट्रीज. और यहाँ पे ये पेंटिंग इसीलिए फेमस हुई, किसकी वजह से, जर्मनी की वजह से. जर्मनी का फ्लैग क्या है, ब्लैक, रेड एंड गोल्डन. सी, अच्छे से देख लो, ये है जर्मनी का फ्लैग. ठीक है, तो जिस टाइम पे 1848 में इन्होंने ये जो बनाया था ये पेंटिंग, उस टाइम में जर्मन पीपुल्स डिड नॉट एग्जिस्ट. सो ये फ्यूचरिस्टिक विजन था, इसी वजह से ये पेंटिंग बहुत फेमस हुआ. क्योंकि इन फ्यूचर क्या हुआ, उन्होंने अपनी कंट्री बनाई, उसी सेम टाइप के फ्लैग्स भी बनाए, सेम कलर भी था. जर्मनी के पीछे कौन जा रहा है, ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिलिसीज जो बाद में इटली बनेगी, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूसिया, ये सब जा रहे हैं. और ऊपर से क्रिस्ट, सेंट्स, एंजल्स, ये सब क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं. और इसे सिंबलाइज किया गया है, देख रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. फार्टर्निटी मतलब जो कंट्रीज में बीच में ब्रदरहुड. पिक्चर को लेके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है.
इतना तक दिया तुम्हारा पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन। उसके बाद तुम्हें दिया है नेशन स्टेट और मॉडर्न स्टेट। सी एग्जाम में क्या पूछ सकता है, इनके बीच में डिफरेंस भी पूछ सकता है, कॉमन डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशन स्टेट एंड द मॉडर्न स्टेट? सी मॉडर्न स्टेट क्या है? ए पॉलिटिकल एंटिटी विद ए डिफाइंड बाउंड्री, ए गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। मतलब पॉपुलेशन कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप के रिलीजन, सब कुछ उसमें इंक्लूड हो सकता है। पर एक नेशन स्टेट क्या है? नेशन स्टेट क्या है कि उसमें एक रिलीजन या फिर सिंगल नेशन होता है, लार्जली कंपोज ऑफ ए सिंगल लैंग्वेज, कल्चर एंड हिस्ट्री, कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री। तो एग्जाम में ये डिफरेंस पूछ सकता है बिटवीन नेशन स्टेट एंड मॉडर्न स्टेट। नेक्स्ट हम जाते हैं पहले चैप्टर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। सी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, क्लास 9th में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? क्लास 9th में पढ़ा था हमने। कब हुआ था? 14 जुलाई 1789। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ? बहुत सारे पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए। सो क्वेश्चन भी ये पूछ सकता है इसके ऊपर, क्या चेंजेस आए, या फिर ये पूछ सकता है व्हाट वर द स्टेप्स टेकन टू क्रिएट ए कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज या फिर सिटीजन्स। सो देखो, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिया गया। सो ये एक लॉन्ग आंसर में आता है, मोस्टली लॉन्ग आंसर। सो उसमें पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग? आइडिया ऑफ ला पैट्री मीन्स फादरलैंड एंड ली सिटोयन मीन्स द सिटीजन, ओके, एंड सबको इक्वल राइट्स दिया अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले ये पॉइंट लिखोगे कि द आइडिया ऑफ ला पैट्री, फादरलैंड एंड ली सिटोयन द सिटीजन। जैसे हम लोग अपने कंट्री में, इंडिया में, भारत माता एज ए मदरलैंड मानते हैं, उन्होंने उस टाइम पे आइडिया दिया था एज ए फादरलैंड ड्यू टू मेल पैट्रियार्की, मतलब मेल सुप्रीमेसी। उस टाइम में मेंस के लिए ही राइट्स थे, तो ऐसे उन्होंने डिक्लेयर किया था एज ए फादरलैंड, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट, न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द रॉयल स्टैंडर्ड। जो रॉयलिटी का जो फ्लैग था उसे रिप्लेस करने के लिए न्यू फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया। जो स्टेट्स जनरल था, पहले एक्टिव सिटीजन ही इलेक्ट करते थे, उसको रीनेम कर दिया गया एज ए नेशनल असेंबली, स्टेट जनरल को। नेक्स्ट पॉइंट होगा न्यू हाइम्स वेर कंपोज्ड, ओथ्स वेर टेकन एंड मार्टियर्स वेर कमेमोरेटेड, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। तो देखो, कॉमन आइडेंटिटी कैसे आएगी? जैसे देश के लिए जो वीर जवानों ने कंट्रीब्यूट किया था, इससे, और सबके लिए कॉमन हाइम, कॉमन एंथम। जैसे हमने पढ़ा था फ्रेंच का नेशनल एंथम क्या है? ला मर्सलीज या मर्सलीज था, लास्ट ईयर पढ़ा था हमने, ये हो गया। नेक्स्ट, जो मार्टियर्स मतलब कौन है? जो देश के लिए शहीद हुए हैं, उन्हें कमेमोरेटेड, उन्हें रेस्पेक्ट दिया गया। नेक्स्ट क्या गया? सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया, एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ करने के लिए। यूनिफॉर्म लॉस बनाए गए, जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थे उन सबको एबोलिश किया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड। ये सारी चीज़ें लिखना है एग्जाम में। फ्रेंच बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। देखो, यहाँ पे जो हाइम्स दिया है, इसका मतलब क्या है? हाइम्स वर कंपोज्ड, नया एंथम बना, जैसे कि मर्सलिस। द रिवोल्यूशनरीज were declared that it was the mission of the destiny of the French nation to liberate the people of the Europe. देखो, उनके दिमाग में ये चीज़ घर कर गई। ये पॉइंट अच्छे से समझो। देखो, वो तो फ्रीडम में आ गए, वो डेमोक्रेटिक बन गए,
लेकिन कुछ रिवोल्यूशनरीज ने फर्दर ये डिक्लेयर कर दिया कि हमारा देश जब फ्रीडम पा चुका है, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पूरे यूरोप को इस डेस्पोटिज्म मीन्स मोनार्कियल रूल है उससे आज़ाद कराएं। जब ये खबर गई फ्रांस के अलग अलग शहरों में, फ्रांस के अलग अलग शहरों में, यूरोप के अलग अलग इम्पोर्टेंट सिटीज़ में, तो जो स्टूडेंट एंड अदर जो मिडिल क्लास पीपल थे, ये लोग जैकबिन क्लब बनाने एंड फ्रेंच आर्मीज धीरे धीरे बढ़ने लगी। हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इटली, किस आइडिया के साथ? हमें क्या करना है? इन सबको आज़ादी दिलाना है। नेशनलिज्म, फ्रेंच आर्मीज बिगन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। देख लो, ये रहा हमारा फ्रांस। इसकी वजह से आइडियाज़ के नेदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, स्मॉल सिटी, ये सारे जगह पे धीरे धीरे इनके आइडियाज़ स्प्रेड होने लगे। यहाँ पे दिया है एक पिक्चर दिया है, देख लो। जर्मन आल्मनाक डिजाइन बाय जर्नलिस्ट। तो आल्मनाक क्या होता है? आल्मनाक मतलब होता है एनुअल कैलेंडर, ठीक है। ये है जर्मन आल्मनाक, जिसके पिक्चर में क्या दिया है? फ्रेंच बास्टाइल बीइंग स्टॉर्म्ड बाय द रिवॉल्यूशनरी क्राउड। तो उस टाइप का पिक्चर दिया है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है? द पीपल मस्ट यूज देयर ओन फ्रीडम। अभी तक तो पूछा नहीं, कभी पूछ सकता है ऐसे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में या फिर एमसीक्यू में। विद इन द स्वेथ ऑफ टेरिटरी, स्वेथ का मतलब है एरिया, विद इन द एरिया ऑफ टेरिटरी दैट कम अंडर इट्स कंट्रोल। तो ये जो रिवोल्यूशनरीज, फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज को लीड कौन कर रहा था वहाँ पे? नेपोलियन। नेपोलियन तो अच्छे से याद है, 9th में। नेपोलियन एक छोटा सा आदमी, छोटा हाइट में छोटा था लेकिन बहुत ही पावरफुल था। नेपोलियन ये लीड कर रहा था इस ट्रुप को। तो इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। इन्हें कहा जाता है सिविल कोड ऑफ 1804 और नेपोलियनिक कोड। सो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछता है फॉर 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के लिए भी पूछता है। नेपोलियनिक कोड क्या है और इसके पॉइंट्स। पहली चीज़ इन्होंने क्या की? इन्होंने सारे प्रिविलेजेस जो मिलते थे नोबल क्लास को या फिर चर्च, जो प्रिविलेजेस मिलते हैं एरिस्टोक्रेट फैमिलीज को, ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ एस्टेब्लिश्ड, तो उन्होंने क्या किया? ये हटा दिया। जो भी प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ था उसे हटा दिया एंड एस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सब समान है। दूसरी चीज़ क्या है कि राइट टू प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो सेम जो लॉस और प्रिंसिपल्स फ्रांस में लागू किया, जो उनके अंडर जो टेरिटरीज थी उन सब में भी सेम प्रिंसिपल्स लागू किया। कौन कौन से जगह पे? डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी। देन एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स जो था उसे सिंप्लीफाई किया। देन फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश किया। सो फ्यूडल सिस्टम क्या है? ये तो डाउट आएगा ना, फ्यूडल सिस्टम क्या है? फ्यूडल सिस्टम का मतलब है सामंत प्रथा। ओके, जो फ्यूडल लॉर्ड थे, जो सामंत थे, जो मतलब बड़े बड़े जमींदार टाइप के थे, उनसे क्या किया? जो पीजेंट्स मतलब फार्मर्स थे उन्हें फ्री किया। एंड जो सर्फडम, सर्फडम का मतलब क्या है? सर्फडम का मतलब है स्लेव्स, जो दास होते थे, दास प्रथा, स्लेव्स को हरास करते थे उन्हें, मतलब इंसान को ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके खरीदा बेचा जाता था। एक बार खरीद लिया तो ज़िंदगी भर उनके लिए काम करना पड़ता था बिना कोई पैसे। तो ये जो दास प्रथा था इसे ख़त्म किया। और मैनोरियल ड्यूस, मैनोरियल ड्यूस मतलब मनी लैंडिंग करते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न था उसे सिंप्लीफाई किया
और जो फ्यूडल सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम जो सामंत प्रथा, तो फिर जो लॉर्ड्स थे, लैंड लॉर्ड्स थे, बड़े बड़े सामंत थे, उनके वो क्या जो पीजेंट्स वगैरह उन्हें बाउंड करते थे कि उनके लिए काम करना, इन सब से उन्हें फ्री किया। और जो दास प्रथा था उससे ख़त्म करवाया। और जो सर्वडम मतलब जो सर्वडम मतलब दास प्रथा। एंड मैनोरियल ड्यूस, मैनोरियल ड्यूस क्या है, जैसे कि मान लो जमींदार है, अपनी ज़मीन तुम्हें रेंट पे दिया हुआ है खेती करने के लिए, लेकिन तुम रेंट भी भरोगे और उसके ज़मीन पे जाके तुम काम भी करोगे फ्री में विदाउट एनी पेमेंट। कभी कभी लेक ऑफ मनी, अगर तुम रीपेमेंट ना कर पाओ जाके फ्री में लेबर सर्विस देना, या फिर अपना जो इनकम है, प्रॉफिट है, जो एग्रीकल्चर लैंड तुम खेती कर रहे हो उसका जो प्रॉफिट है उससे आधा दे देना। इससे होता था। मैनोरियल ड्यूज समझ में आ गया। सो इन टाउन्स, जो टाउन्स में गिल्ड रेस्ट्रिक्शन, जैसे ग्रुप बनाना, गिल्ड रेस्ट्रिक्शन, ये सब भी रेस्ट्रिक्शन था। जैसे आप ग्रुप नहीं बना सकते, तो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिए। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया। पीजेंट्स, आर्टिशियंस, वर्कर्स और जो नए बिजनेसमैन हैं, इन्हें ये पहले पहले अच्छा लगने लगा क्योंकि न्यूली फ्रीडम मिला था। वो इजीली यूनिफॉर्म, और एक चीज़ यूनिफॉर्म लॉ ले आए, वेट, इन सबको स्टैंडर्डाइज किया। और जो अलग अलग नेशनल करेंसी थी छोटी मोटी, तो उन सबको ख़त्म कर दिया और सबके लिए कॉमन नेशनल करेंसी इंट्रोड्यूस किया। कॉमन नेशनल करेंसी, देखो इंडिया में हर जगह अगर अलग अलग स्टेट में अलग अलग रुपीज़ चलता होगा तो हमें क्या होगा, डिफ़िकल्टी होगी ना। लेकिन ऑल इंडिया में एक ही करेंसी चलता है, तो इसीलिए ट्रेड करना या फिर गुड्स खरीदना बेचना ये सब इजी हो जाता है। लेकिन ये जो खुशी लोगों की बहुत दिन नहीं चली। जिन एरियाज़ को इन्होंने कंकर किया, जैसे कि ये लिबर्टी, फ्रीडम के मसीहा बन गए थे उस टाइम में, इनिशियली उन्हें एक्सेप्ट किया गया लाइक हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, बहुत सारे सिटीज़ में। इनिशियली सब कुछ ठीक चल रहा था, ये जो एंथुसियाज्म था फिर चेंज हो गया हॉस्टिलिटी में। सो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, क्यों हॉस्टाइल थे टुवर्ड्स नेपोलियन एंड इट्स रूल। देखो, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद द पॉलिटिकल फ्रीडम। उसके बाद इसने बहुत कुछ किया। क्या किया? टैक्सेशन बढ़ा दिया, सेंसरशिप लागू कर दिया, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज, ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती कराया ताकि हम रेस्ट ऑफ द यूरोप को कंकर कर सकें। ये देख लो, ये पिक्चर को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सारे जो लोग हैं ये सब क्या है, दीज आर फ्रेंच आर्मीज, ठीक है, फ्रेंच सोल्जर्स। देखो हम इन्हें पहचान सकते हैं, इनके जो ब्लू वाइट रेड यूनिफॉर्म से। दे आर प्लांटिंग द ट्री ऑफ लिबर्टी के अलावा और कुछ चीज़ें देखो, यहाँ पे लेफ्ट साइड में अच्छे से मार्क करो, क्या दिख रहा है, ऑपरेसर्स एज ए सीज पीजेंट्स का, दे आर हरासिंग सम यंग वुमेन्स। कुछ लोगों को घुटनों पे ला दिया है भी। तो देखो ये एक्चुअली क्या दिखा रहा है, ये एक जर्मन इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पे लिखा क्या है, टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी एज फ्रॉम अस द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब सरकारिज्म के हिसाब से लिखा गया कि एक तरफ तुम दिखा रहे हो हम लिबर्टी, फ्रीडम और अच्छा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हो, यहाँ पे वुमेन्स को हरास कर रहे हो, यहाँ पे पीरियड्स का काट छीन रहे हो। तो ये पेंटिंग के बारे में पिक्चर इसके क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। और यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चन हुए, यहाँ पे नेपोलियनिक कोड और देन वाई पीपल स्टार्टेड हेटिंग, या पीपल क्यों हेड करते थे, हो गया चैप्टर 1। तो आज यहाँ तक करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो एक साथ लंबा पढ़ाने से तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो पार्ट वाइज हम थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करते हैं, बाद में कंबाइन कर लेंगे।